26 नंबर क्वेश्चन होगा। 25 तक का क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में, यानी 1 से 25 तक हम लोग एक्सप्लेन कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे 26 टू 34, यानी 26 से लेकर के 34 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग बात करेंगे। ये क्वेश्चंस 2 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है गिव एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। एक्चुअली क्वेश्चन पूरा ये होना चाहिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ मिक्सर विच शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो हम सभी जानते हैं रॉल्स लॉ क्या होता है। तो वैसे रॉल्स लॉ कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। यानी अगर मान करके चलिए दो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन है तो हम लोग कहेंगे पी ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स ए का और पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। क्लियर है। और हम लोग जानते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर से पी एस इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी। इसको एक्सप्लेन करेंगे तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए होता है और पी बी इक्वल टू होता है पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर है। तो बताइए पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर और ये हो गया डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर। अब कहता है कि वैसे लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर को फॉलो करे उसे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं और जो फॉलो ना करे उसे हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो भाग में बांटा गया, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो कुल मिलाकर के हमारे पास 3 सॉल्यूशन हो गए। एक हो गया आपका आइडियल सॉल्यूशन और एक हो गया पॉजिटिव डेविएशन वाला और एक हो गया नेगेटिव डेविएशन वाला। तो ध्यान देंगे यहाँ पे एग्जांपल पूछा है वैसे सॉल्यूशन का जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है, लेकिन हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे कि वैसे सॉल्यूशन का एग्जांपल दे जो पॉजिटिव डेविएशन शो करे या फिर जो रॉल्स लॉ पार्शियल वेपर प्रेशर को फॉलो करे यानी आइडियल सॉल्यूशन। तो ध्यान देंगे वैसे सॉल्यूशन जो एक जैसे लिक्विड से मिले होते हैं या एक नेचर वाले लिक्विड से मिले होते हैं उसे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, यानी वो सॉल्यूशन जो है आइडियली बिहेव करता है। यानी उस केस में पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए होगा और पी बी इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट बी एक्स बी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं बेंजीन और टॉलिन, इन दोनों को मिला दीजिए तो ये दोनों का नेचर क्या है, सेम है। तो ये आपका बनाएगा आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा हम लोग देखेंगे अगर मिथेनॉल अल्कोहल है, अगर हम लोग इसमें इथेनॉल मिला दें या इसको इथेनॉल में मिला दें तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन अगर पॉजिटिव डेविएशन की बात करेंगे तो याद रखिएगा अगर हम लोग अल्कोहल को पानी में मिला दें, किस में मिला देंगे, पानी में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। अल्कोहल इन वाटर पॉजिटिव डेविएशन, बट एसिड इन वाटर नेगेटिव डेविएशन, लाइक HCl इन वाटर या HNO3 इन वाटर, ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव डेविएशन होगा। ठीक है। तो हमारा सवाल ये है गिव एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ का नेगेटिव डेविएशन यानी रॉल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन होंगे एसिड इन वाटर, आप लिख दीजिएगा HCl इन वाटर या फिर HNO3 इन वाटर। अगर पॉजिटिव डेविएशन बोले तो अल्कोहल इन वाटर यानी इथेनॉल इन वाटर या मिथेनॉल इन वाटर। अगर आइडियल सॉल्यूशन कहा जाए तो बेंजीन इन टॉलिन या मिथेनॉल इन इथेनॉल। क्लियर है। तो बस एक वर्ड में आंसर देना है। तो ये हो गया हमारा 26 नंबर क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, यानी रेजिस्टेंस। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी के बीच रिलेशन बताइए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रिलेशन डायरेक्टली हम लोग देखते हैं रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बीच, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो पहले हम लोग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। हम सभी जानते हैं यह एक कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है,
और अगर ये कंडक्टर है, इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इसकी लंबाई को क्या बोलते हैं, लेंथ। अब इस कंडक्टर के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा दैट इज आर। तो आर कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होगा, यानी तार की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो करंट कम जाएगा। ठीक है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है ए का, और इसको जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम लोग रो कहते हैं, यानी रो को कहा जाता है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू होगा आर ए अपॉन एल, ये हो गया रेजिस्टिविटी। और हम लोग को डिटरमाइन करना है के और आर के बीच, तो हम लोग जानते हैं वी नो के इक्वल टू 1 अपॉन रो, यानी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी जो होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बताइए इस इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 के इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन रो के जगह पे क्या लिखेंगे, आर ए अपॉन एल, यानी हो जाएगा एल अपॉन ए और ये आर, यानी के इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन आर एंड के। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो आपको आंसर में केवल और केवल इतना लिख देना है, इतना भी अगर आप लिखेंगे तो सही है। ठीक है, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो एक्सप्लेन कर दीजिए, दैट इज ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। ऐसे एक्सप्रेस करने के लिए बोला है तो आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं या एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, कहता है राइट IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड अगर इस तरह से कंडेंस्ड फॉर्म में ड्रॉ किया हुआ है तो सबसे पहले उसको आप एक्सपेंड करिए। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कार्बन पे 3 CH3 है, यानी कार्बन CH3 CH3 और CH3, इससे अटैच्ड कौन है CH2, और इससे अटैच्ड है Br यानी ब्रोमीन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को सेलेक्ट करते हैं। तो हमारा लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ये हो गया। नंबरिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे इस कार्बन से 1 2 एंड 3। अब बताइए यहाँ पे ब्रोमीन है और ये दोनों कौन है मिथाइल, तो आईपीएक नेम इसका होगा 1 पर ब्रोमो होगा, 1 ब्रोमो। उसके बाद 2 नंबर पे 2 मिथाइल है तो 2,2 डाई मिथाइल, और ये 3 कार्बन का अल्केन है तो हो जाएगा प्रोपेन। जानकारी के लिए नंबर और वर्ड के बीच हाइफन होता है, वर्ड और नंबर के बीच भी हाइफन होगा, लेकिन नंबर और नंबर के बीच कॉमा होता है। ठीक है, बाकी 2 नेम अगर हैं 2 वर्ड आ जाते हैं तो उनको कंटिन्यू लिखना है। ठीक है, ये आईपीएक सिस्टम का रूल है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है नेम द एल्डिहाइड विच डज नॉट गिव फॉलोइंग सॉल्यूशन फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो फेलिंग सॉल्यूशन जो है ये बताता है, ये डिफरेंस बताता है कि हमारा एल्डिहाइड जो है, सबसे पहली बात कार्बोनाइल कंपाउंड में हम लोग 2 टेस्ट जनरली पढ़ते हैं, एक सिल्वर मिरर टेस्ट और एक फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट बताता है कि कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड है या कीटोन है। अगर ये पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, तो हम लोग समझेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड है, और अगर ये नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है देन कार्बोनाइल कंपाउंड इज कंसीडर्ड टू बी कीटोन। लेकिन अब एल्डिहाइड 2 तरह के होंगे, एक एलिफैटिक और एक एरोमेटिक। अगर हमारा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है तो हम लोग समझेंगे कि हमारा एल्डिहाइड एलिफैटिक है, अन्यथा क्या होगा एरोमेटिक। तो नेम द एल्डिहाइड विच डज नॉट गिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, तो इसका नाम होगा बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। ठीक है, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये जो है हमारा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देगा, आंसर होगा बेंजल डिहाइड। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 30 में। द रिएजेंट टू कन्वर्ट या द रिएजेंट विच इज यूज टू कन्वर्ट नाइट्राइल टू प्राइमरी एमाइन।
नाइट्राइल आप समझते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसे हम लोग नाइट्राइल कहते हैं। तो अगर इसे कन्वर्ट करना है प्राइमरी एमाइन में, तो हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में रिड्यूस करेंगे या हाइड्रोजनेशन होगा, तो यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2NH2 में। ये आपका प्राइमरी एमाइन है। तो रिएजेंट का नाम क्या होगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 31। द ज्योमेट्री, यहां तक हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है द ज्योमेट्री पोजेस्ड बाय टेट्रा कार्बोनाइल निकल इज। तो ध्यान से देखेंगे कि यहां पर जो है, अगर केवल ज्योमेट्री आपको पूछा है तो बताइए कार्बोनाइल जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड है। कितने लिगेंड हैं? 4। तो 4 लिगेंड है मतलब 4 बॉन्ड बनाएंगे। शॉर्ट में बनाने का तरीका सीखिए। 4 बॉन्ड बनाएंगे तो जाहिर सी बात है इसका हाइब्रिडाइजेशन 2 तरह से हो सकता है, या तो sp3 या तो dsp2। अगर ये लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसका ज्योमेट्री होगा dsp2, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो इसका ज्योमेट्री होगा sp3। तो बताइए यहाँ पे लिगेंड कौन है? कार्बोनिल। तो हम कैसे जानते हैं डोनर ये लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा या वीक फील्ड? तो एक बात कंफर्म कर लीजिए कि अगर डोनर कार्बन है तो हमारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो कार्बन जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए यहां पर पेयरिंग होगा। क्या होगा? पेयरिंग। और अगर पेयरिंग होगा तो थोड़ा सा देख लीजिए पेयरिंग का केस। निकल का एटॉमिक नंबर होगा 28। कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे आर्गन, क्या करेंगे? आर्गन और 4s2, ये 18 हो गया, 18 2 20 और 3d8। क्लियर है? तो हम लोग देखेंगे कि यहां पर जो है कि आपका जो d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अभी 8 हैं। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाएगा, बिकॉज कार्बोनाइल इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो बताइए एक ऑर्बिटल यहां से खाली हो जाएगा d, तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, उसके बाद फिर sp2। तो इसका ज्योमेट्री हो जाएगा, यानी हाइब्रिडाइजेशन होगा dsp2। क्या होगा? dsp2। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर dsp2 हो जाता है तो dsp2, तो इसका ज्योमेट्री होगा स्क्वायर प्लेनर। क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। तो ध्यान देंगे, अगर हमारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है और 4 लिगेंड है तो स्क्वायर प्लेनर होगा, हाइब्रिडाइजेशन dsp2। लेकिन अगर 4 लिगेंड है जो कि चारों के चारों वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3, और ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल। तो इसका आंसर हो जाएगा dsp2 और स्क्वायर प्लेनर। लेकिन अगर sp3 रहा तो क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। अब अगर ऐसा हुआ तो ठीक है। तो चले आते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। व्हाट आर द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज? सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट क्या होगा? तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोसेक्राइड, दूसरा होता है ऑलिगोसेक्राइड और तीसरा पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड हम लोग उसे कहते हैं जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता है। ऑलिगोसेक्राइड जो हाइड्रोलाइसिस के बाद 2 से लेकर के 10 यूनिट में टूट जाए तो उसे ऑलिगोसेक्राइड कहते हैं, और पॉलीसेक्राइड जो 10 से भी ज़्यादा यूनिट में टूटे। मोनोसेक्राइड का बेस्ट एग्जांपल है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ऑलिगोसेक्राइड में हम लोग पढ़ते हैं डाइसेक्राइड, जिसका एग्जांपल है एक सुक्रोज, दूसरा माल्टोज और तीसरा लैक्टोज। पॉलीसेक्राइड में भी 3 पढ़ना है, एक है स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। फिलहाल हम लोग बात करेंगे ऑलिगोसेक्राइड का 2-3 एग्जांपल। एक सुक्रोज है, ये भी डाइसेक्राइड है। सुक्रोज भी क्या है? डाइसेक्राइड है। और माल्टोज भी क्या है? डाइसेक्राइड है। लैक्टोज भी क्या है?
डाइसेक्राइड है। सबका फॉर्मूला होता है C12H22O11। और जब हम लोग इसको हाइड्रोलाइज करवाएंगे तो याद रखिएगा यहाँ पे एंजाइम काम करता है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज जो है सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करता है। माल्टेज को हाइड्रोलाइज करने के लिए एंजाइम है माल्टेज, और लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करने के लिए लैक्टेज। क्लियर है? तो ये 3 डाइसेक्राइड हम लोग देखें, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। इनको हाइड्रोलाइज करने के लिए सुक्रोज को कौन हाइड्रोलाइज करेगा? इन्वर्टेज। माल्टोज को कौन करेगा? माल्टेज। लैक्टोज को लैक्टेज। इन्वर्टेज टूटता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, यानी सुक्रोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। माल्टोज केवल 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज देगा और लैक्टोज देगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज। केवल ये क्वेश्चन नहीं, मैं इसके आगे भी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो ध्यान देंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सुक्रोज को हाइड्रोलाइज कौन करता है? तो इन्वर्टेज। माल्टोज को कौन करता है? माल्टेज। लैक्टोज को कौन करता है? लैक्टेज। दूसरा सवाल, सुक्रोज जब टूटेगा हाइड्रोलाइज होगा तो क्या देगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। और अगर माल्टोज हाइड्रोलाइज हुआ तो क्या देगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। लैक्टोज अगर हाइड्रोलाइज हुआ तो क्या देगा? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। एक बात और, लैक्टोज को हम लोग मिल्क शुगर भी कहते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, व्हाई डू एमाइन्स बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हम लोग किसे कहते हैं? तो ध्यान देंगे, रिएजेंट 2 प्रकार के होते हैं। एक होगा इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल एंड सेकेंड इज न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होता है लविंग। यहाँ न्यूक्लियो का मतलब है न्यूक्लियस और फाइल का मतलब होता है लविंग। तो बताइए, इलेक्ट्रोफाइल वैसा स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, जिसका लगाव, जिसका अफेक्शन किसके प्रति होगा? इलेक्ट्रॉन। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। तो बताइए, इलेक्ट्रॉन के प्रति किसका लगाव होगा? नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, तो नेगेटिव चार्ज के प्रति उसी का लगाव होगा जिस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग E+ से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन लगाव दिखाएगा, कौन झुकाव दिखाएगा? जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो Nu-। क्लियर है? तो जितने भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हैं वो इलेक्ट्रोफाइल हैं, जितने भी नेगेटिवली चार्ज हैं वो न्यूक्लियोफाइल हैं। क्लियर है? तो नेगेटिवली चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल और पॉजिटिवली चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन जो न्यूट्रल हैं वो क्या है? तो न्यूट्रल वाले आपका इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा और न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? तो ध्यान से सुनेंगे। इलेक्ट्रोफाइल वही होगा जो न्यूट्रल है लेकिन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी इनकम्प्लीट ऑक्टेट, या फिर उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा सेंट्रल एटम के पास, तो वो आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। जैसे हम लोग बात करेंगे AlCl3, FeCl3, ये सभी क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसके सेंट्रल एटम के पास जो है वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ओके, लेकिन वही न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे तो जिनके सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होगा, एक्टिव लोन पेयर, वो आपका क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। जिससे हम लोग बात करेंगे, सपोज कर लेते हैं हमारा H2O है, तो इसके पास लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल होगा। अमोनिया है, लोन पेयर है। एमाइन है, लोन पेयर है। ओके, तो ये सभी क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल होंगे। तो हमारा सवाल ये है, व्हाई डू एमाइन्स बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल? तो हमारा आंसर होगा, आप लिख सकते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्टिव लोन पेयर एट एमाइन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्टिव लोन पेयर एट
due to presence of active lone pair at nitrogen atom of amine, it can attack or it attack positive center. That's why amines behave as nucleophile. क्लियर है? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 33। यानी इसका आंसर क्या होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्टिव लोन पेयर एट नाइट्रोजन एटम इन एमाइन, इट अटैक्स टू पॉजिटिव सेंटर, दैट इज व्हाई एमाइन्स बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट हैपेंस व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर। एनिलीन आप समझते होंगे, एनिलीन हम लोग बेंजीन में अगर NH2 ग्रुप अटैच्ड है डायरेक्टली तो हम उसे एनिलीन कहते हैं। ये बेंजीन हो गया और बेंजीन में अगर एनिलीन अटैच्ड है, ओके, तो आप जानते होंगे ये एनिलीन हो गया। और एनिलीन कौन सा इफेक्ट करेगा? प्लस एम इफेक्ट। तो प्लस एम इफेक्ट की वजह से आप देखेंगे ऑर्थो पे और कहाँ पर, पैरा पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, तो हम लोग ये दिखा सकते हैं कि कुल मिलाकर के अगर यहाँ डबल बॉन्ड हुआ तो प्लस होगा और आपका ये डबल बॉन्ड रोटेट करेगा, जिसमें पार्शियल माइनस यहाँ, पार्शियल माइनस यहाँ और पार्शियल माइनस यहाँ। तो आप सभी को पहले से ही पता होगा कि अगर प्लस एम ग्रुप अटैच्ड है बेंजीन में तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर होता है। अब रह गई बात एनिलीन की, तो एनिलीन में हम लोग हेलोजिनेशन दो तरीके से करवाते हैं। एक हो गया आपका, अगर ब्रोमीन से रिएक्शन करवा रहे हैं इन CS2 कार्बन डाइसल्फाइड में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है, तो हमारा जो है मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा। क्या देगा? मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा, यानी हैलोजन जो है वो एक ही जगह अटैच्ड होगा। ठीक है, या तो हम लोग लिखेंगे ऑर्थो पे, और एक प्रोडक्ट देगा जहां पर क्या होगा, पैरा पोजीशन पर होगा। लेकिन यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे, अगर ब्रोमीन का रिएक्शन वाटर में आप कराते हो, ब्रोमीन वाटर, तो यहाँ पे तीनों जगह पे सब्स्टिट्यूशन होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। क्लियर है? तो आप देखेंगे NH2 यानी ब्रोमीन, ब्रोमीन और क्या होगा, ब्रोमीन। तो आपका सवाल यह है कि अगर हम लोग ब्रोमीन को, सॉरी एनिलीन को ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवा दें, किससे? ब्रोमीन वाटर से, तो हमें देगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, एनिलीन। क्लियर है? 1 2 3 4 5 और 6। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो मॉडल सेट 1 में पूछा गया था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और अगला वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।